उन दवाओं में शायद नींद का असर भी था, क्योंकि उनके खाने के थोड़ी देर बाद शारिक पर वनूदगी सी तारी होने लगी थी। कहीं उस बार शारिक गहरी नींद में सोया था। वो आमतौर पर सुबह 7:15 या 7:30 बजे जाग जाया करता था, लेकिन उस रोज 7:30 बजे रजिया ड्यूटी से वापस आई तो शारिक सो रहा था और उसे रजिया ही ने जगाया था। नाश्ते के दौरान वो बातें करते रहे। नाश्ते के बाद रजिया ने शारिक को दवाएं वगैरह खिलाई, उसके सर और बाजुओं की पट्टियां तब्दील की और फिर अपने दूसरे काम निपटाने के बाद बसैरी के करीबी दरी पर लेट कर सो गई। शारिक अपने पलंग पर देर तक लेटा उसी की तरफ देखता रहा। गहरी नींद सोई हुई रजिया कितनी मासूम लग रही थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो जिस कमरे में सोई हुई है वह एक खूनी कातिल और स्मगलर भी मौजूद है जो उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती कर सकता है, और वो मुजामत इसलिए नहीं कर सकती कि वो खुद उस शख्स को यहाँ लेकर आई थी और पुलिस से बचाने के लिए उसे अपने घर में बना दी थी। जेराल फाश हो जाने की सूरत में वो खुद भी कानून के शिकंजे में आ सकती थी, लेकिन रदिया ने उसकी परवाह नहीं की थी। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी तो शारिक पर भरोसा भी किया था। वो पहले ही रोज से इसी कमरे में शारिक की मसाजी के करीब ही सोती थी। उसे ये यकीन पहले रोज से था कि शारिक उसके साथ कोई नावेबा हरकत नहीं करेगा, और शारिक रजिया के इस यकीन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दोपहर 3 बजे रजिया उठ गई। उसे शारिक को खाना खिलाया और खुद भी खाया। फिर उसे सोने का मौका नहीं मिल सका। 4 बजे के करीब शाहपरी और समीना पहुंच गई। समीना का इसरार था कि आज वो शारिक को अपने साथ ले जाएगी। मेरा ख्याल ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, रजिया ने कहा। यहाँ मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, दवाएं भी मिल रही हैं, जबकि घर ले जाने के बाद इस किस्म के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर अहमद इसका इलाज जारी रखेगा। वो इसे देखने के लिए रोजाना 2 या 3 बार भी आ सकता है। इसके अलावा समीना एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इसके अलावा शारिक के लिए यहाँ खतरात बढ़ रहे हैं। कल तुम्हारे डैडी आए थे, बकौल तुम्हारे वो इस राज को फाश नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ किसी वक्त और भी कोई आ सकता है। इस तरह ये राज रात नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए भी एक मसला बन जाएगा। इस वक्त खोट की जो एक तलवार तुम्हारी गर्दन पर लटकी हुई है, शारिक को यहाँ से ले जाने से कम अज कम वो खतरा तो दूर हो जाएगा। हाँ ये खौफ तो है, रजिया ने उसकी तायद की, लेकिन इस वक्त शारिक के लिए चलना फिरना खतरनाक हो सकता है। मेरा ख्याल है 1-2 दिन और रुक जाओ, इसकी हालत जरा कुछ बेहतर हो जाए तो। बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई। तुम लोग कमरे में चलो, मैं देखती हूँ कि कौन है, रजिया उठते हुए बोली। जो भी हुआ मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाऊंगी और उसे इस तरफ आने का मौका नहीं दूंगी। वो दोनों भी रजिया के साथ ही शारिक वाले कमरे से बाहर आ गए। रजिया ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया और उन्हें अंदर जाने का इशारा करके बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो नर्स शकीला थी। अभी ड्यूटी का वक्त बहुत दूर था और फिर रजिया का रवैया देखकर शकीला ने आना ही छोड़ दिया था। अभी तो 5 भी नहीं बजे थे। शकीला शायद किसी काम से आई थी। रजिया उसे ड्राइंग रूम में ले आई जहां समीना और शाहपरी भी मौजूद थी। ये मेरी दोस्त है, रजिया ने समीना और शाहपरी का तारुफ कराया। समीना शकीला नाम पर चौंक गई। ये वही समीना तो नहीं जिनका तुम अक्सर जिक्र किया करती थी, यानी तुम्हारे बचपन की दोस्त और शारिक की साथी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया, रजिया ने उसे घूरा। वैसे उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि उसे समीना का असल नाम से तारुफ नहीं कराना चाहिए था। वो समीना का मुझसे क्या ताल्लुक, उसने कहा। वो तो जब कभी अखबार में उसका नाम छप जाता है तो वो मुझे याद आ जाती है और मैं तुमसे बातें करने लगती हूँ। शारिक वाली समीना तो अब नहायत खतरनाक बन चुकी है। उसका नाम भी जबान पर लाना खतरनाक हो सकता है। ये तो समैरा की बड़ी बहन है। समैरा को जानती हो ना, नर्सिंग ट्रेनिंग में वो हमारे साथ थी, लेकिन चंद महीनों बाद ही छोड़कर चली गई थी। हाँ समैरा मुझे अच्छी तरह याद है, शकीला ने कहा। तुम्हारी तो उससे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और तुम अक्सर उसके घर भी जाया करती थी। हाँ ये समैरा की बड़ी बहन है, रजिया ने कहा। अभी समैरा ही की बातें हो रही थी। उसकी शादी हो चुकी है और वो मस्कत चली गई है। ये समीना कभी कभार आ जाती है, आज तो काफी अरसे बाद आई है। इनका नाम तुमने क्या बताया था? शाहपरी। बड़ा अजीब सा नाम है, शकीला शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली। अजीब सा क्यों? रजिया ने उसे घूरा। परियों की शहजादी लगती है या नहीं? हाँ है तो परियों की शहजादी, शकीला मुस्कुरा दी। वो देर तक बातें करती रही। फिर शकीला ने बताया कि उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, उसका भाई गांव से उसे लेने के लिए आया है और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर जा रही है। वो रजिया से मिलने आई थी। बातों के दौरान शकीला बार बार समीना की तरफ देख रही थी और ये बात समीना ने भी नोट कर ली थी। शकीला ने जाने के बाद वो रजिया को बोलने लगी। मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? वो बोली। मेरा ख्याल इसे मेरे बारे में कोई शुबा हो गया है। वो बार बार मशकूक नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। तुमने समैरा की बहन के बारे में जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, मुझे यकीन है कि शकीला उस कहानी पर यकीन नहीं करेगी। मुझे भी इस गलती का एहसास हो गया था। मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बहरहाल शकीला ऐसी लड़की नहीं कि इधर उधर बातें करती फिरे। वैसे भी आज तो वो गांव जा रही है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है उसने। इस वक्त तक शारिक यहाँ से जा चुका होगा, लेकिन अगर उसने कहीं बात कर दी तो तुमसे समीना के बारे में पूछा जाएगा। समीना ने उसे घूरा। मैं निमट लूंगी, तुम फिक्र मत करो, रजिया ने उठते हुए कहा।
खुदा न खास्ता अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम में से किसी का नाम मेरी जबान पर नहीं आएगा। आओ, शारिक के कमरे में चलकर बैठती हैं। वो उठकर दोबारा शारिक के कमरे में आ गई। शारिक खामोश लेटा था, उन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, लेते रहो आराम से, रजिया ने आगे बढ़कर कहा। बाथरूम जाना है, शारिक ने कहा। मैं ले जाती हूँ, समीना हंसते हुए आगे आ गई। दोनों ने सारा देकर शारिक को मसहरी से उतारा और समीना उसे सारा देकर चलाती हुई बाथरूम ले गई। समीना और शापरी 6:30 बजे तक वहां रही। हसबे मामूल पड़ोसी रफीक दरवाजे के सामने खड़ा था। समीना वगैरह उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ गई। रजिया अपने वक्त पर ड्यूटी पर चली दी और शारिक बंद कमरे में अकेला रह गया। 5-6 दिन इसी तरह गुजरे और शारिक बेदारी की हद तक बोरियत महसूस करने लगा। चलने फिरने से तो वो फिलहाल मालूर हो ही चुका था, लेकिन वो ताला हवात तक को भी तरस गया था। रजिया घर में होती तो कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता, मगर पर्दा पड़ा रहता। पिछली दीवार की खिड़की नहीं खोली जा सकती थी। कई रोज से उसने आसमान नहीं देखा था। उसे लगता था जैसे जिंदगी बस चंद फुट की इसी कमरे तक महदूद होकर रह गई हो। वो उस कमरे से ना तो बाहर निकल सकता था और ना ही ऊंची आवाज में बोल सकता था, क्योंकि अंदेशा था कि पड़ोसी उसकी आवाज ना सुन ले। वो यहाँ पड़े पड़े वाकई ही उकता गया था। सुबह रजिया ड्यूटी से वापस आई तो नाश्ता करने और दूसरे कामों से फारिग होने के बाद हसीबे मवूल दरी पर सो गई। शारिक मसहरी पर लेटा सामने वाली दीवार को घूर रहा था। बाहर से बच्चों के शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग क्वार्टर के सामने शायद क्रिकेट खेल रहे थे और गालबन उनके खेल में बड़ी उम्र के 2-3 आदमी भी शरीक थे, क्योंकि कभी कभी उनकी आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अलबत्ता सामने पर्दा पड़ा हुआ था जो हवा से हिल रहा था। कभी पर्दा जरा सा हट जाता तो कभी सेन में चमकती हुई धूप नजर आ जाती। दमदन शारिक चौंक गया। ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे गेंद सेन में गिर लो। गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद कहीं रुक गई थी। उसके फौरन बाद ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। शारिक को समझने में देर न लगी कि गेंद लेने के लिए किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया था, और अगर दरवाजा ना खोला गया तो वो दीवार फलांग कर अंदर आ जाएगा। शारिक मसहरी पर एक तरफ झुककर रदिया को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। शारिक की सरगोशी उसकी नींद पर असरअंदाज नहीं हो सकी। दब की आवाज सुनकर शारिक एक बार फिर चौंक गया। उस बच्चे से दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं हो सका था और वह दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया था। शारिक को सेन में दबे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी वक्त हवा से वो पर्दा हिलकर जरा से एक तरफ हटा और उसके साथ ही शारिक का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो बच्चा नहीं, कोई आदमी था जो सेन में पड़ी हुई गेंद उठा रहा था। शारिक ने भी टांग नीचे लटका कर रदिया के कंधे को हिलाया। रदिया ने कसमसा कर आंखें खोल दी। जाए भाई, सोने दो ना। रजिया, शारिक ने सरगोशी की। बाहर सेन में कोई है? तुम्हें वहम हो गया है, दरवाजा अंदर से बंद है। सेन में कौन हो सकता है? रदिया ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी गेंद अंदर आ गई थी और कोई आदमी अंदर कूद कर आया है, शारिक ने कहा। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ थी। उसी वक्त आवाज से पर्दा एक बार फिर जरा सा हटा और शारिक ने उस आदमी को देख लिया जो दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। रजिया, उठकर ठीक हो, शेन में कोई आदमी मौजूद है। शारिक ने एक बार फिर सरगोशी की। रदिया के मलती उठ गई और ठीक उसी लम्हे दरवाजे का पर्दा हटा और एक आदमी अंदर आ गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर उस शख्स को जद में ले लिया, लेकिन रजिया उस शख्स को देखकर कांप उठी। तुम? रजिया अकला कर रह गई। मुझे कई रोज से शुबा था कि यहाँ दाल में कुछ काला है। रफीक मैंने खैर दाल में मुस्कुराते हुए बोला। अब पता चल गया कि चंद रोज से तुम्हारी सरगर्मियां इतनी बुरी सरार च्यों हो गई थी, और ये बात भी समझ में आ रही है कि पूरे हॉस्पिटल का मुआतरा कर लेने के बावजूद पूरी सर्जिकल वार्ड से फरार होने वाले खतरनाक मुजिम शारिक का सुराग क्यों नहीं लगा सकी थी। तो ये राज जानने के बाद क्या तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे मिस्टर? शारिक ने पिस्तौल का हरकत देते हुए कहा। शजिया, ये कौन है? हमारा पड़ोसी है रफीक, रजिया ने बताया। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। मिस्टर शारिक, रफीक एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारी धमकी इसलिए बेकार है कि तुम गोली नहीं चला सकते। बिलफर तुमने मुझे मार भी दिया तो खुद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। बोरी की आवाज दूर तक सुनाई देगी और ये लोग जानने के लिए इधर जरूर आएंगे कि यहाँ गोली क्यों चली है, इसलिए तुम्हारी ये धमकी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अलबत्ता एक और रास्ता है तुम्हारे बच जाने का। क्या चाहते हो? शारिक ने उसे घूरा। तुमसे नहीं, रफीक कहकर रदिया की तरफ देखने लगा। मैं इससे मामला तय करूंगा। क्यों बिल्लो जी? उसने आगे बढ़कर रदिया का गाल नोच लिया। रजिया के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। उसका खून खोल कर रह गया। खून तो शारिक का भी खोल गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बेबस होकर रह गया था। रफीक ने ठीक ही कहा था कि उसे गोली मारकर हलाक किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो खुद भी बच नहीं सकेंगे। मैं बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। गेंद अंदर आ रही थी जो मैं लेने आया था। अगर मुझे वापस जाने में देर होगी तो बच्चे भी शक करेंगे। मैं 1 घंटे बाद वापिस आऊंगा और तुमसे बात करूंगा। रफीक ने रदिया की तरफ देखते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
बाहर निकलने से पहले वो मुड़ा और बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, 1 घंटे बाद वापस आऊंगा। और अगर उस वक्त तक मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो जुमला अधूरा छोड़कर कमरे से निकल गया। वो वापस भी दीवार फांद कर गया था। शारिक ने अपने आप को जिंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। वो रदिया की तरफ देख रहा था। रदिया कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर दौड़कर शारिक से लिपट गई। उसने अपना सर शारिक के सीने पर रख दिया। शारिक उसका कंधा सहलाने लगा। वो कुछ नहीं कर सकता था। रदिया एक झटके से सीधी होगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शारिक मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो दोनों रफीक का इंतजार करते रहे। रफीक कहकर गया था कि मैं घंटे बाद आएगा और रदिया से मामला तय करेगा। शारिक भी अच्छी तरह समझता था कि वो रदिया से क्या मामला तय करेगा। रदिया खूबसूरत थी, जवान थी और रदिया के कहने के मुताबिक रफीक कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था। उसकी अपनी बीवी अगरचे रदिया से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन रफीक बदनीयत आदमी था। वो किसी एक औरत पर इत्तेफाक करने वाला नहीं था। उसके दिल में आबस थी। वो न जाने कितनी औरतों के पीछे लगा हुआ होगा और कई मर्तबा पिटा भी होगा। शरियाम औरतों से पिटाई भी ऐसे बेगैरत किस्म की आदमियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका तो एक ही इलाज था कि उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें बिल्कुल मफलूज कर दिया जाए और वह जिंदगी आखिरी लम्हों तक ये याद रखे कि उन्हें किस बात की सजा मिली थी। रदिया एक शरीफ औरत थी कि उसने 1 साल तक अपने जल्लाद शोहर के जुल्म सहे थे। उसका शोहर उसे दूसरों के लिए भी खिलौना बनाना चाहता था, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया था। वो बद किरदार नहीं थी। उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे अपने घर में पनाह दी थी। मुंह से मुजरिम नहीं बेगुनाह समझती थी और शारिक ऐसा बेगैरत नहीं था कि अपनी मोहसना को किसी के हाथों इस तरह जलील होने देता। दोपहर होगी लेकिन रफीक नहीं आया। रविया ने 1-2 मरतबा बाहर जाकर भी देखा। उसकी बीवी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी और घर पर ताला लगा हुआ था, जबकि रफीक आमतौर पर घर ही रहता था, लेकिन अब वो गायब था। शारिक के दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। उसे यह अंदेशा था कि रफीक कहीं पुलिस के पास ना चला गया हो। वो रविया के पीछे इसलिए लगा हुआ था कि वो जवान और खूबसूरत थी। वो उससे अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन 50 लाख रुपए बड़ी रकम थी। उस रकम में तो वो खूबसूरत औरतों की फौज जमा कर सकता था। रविया के जेल में भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। उसने रफीक से तो निमटने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगर वो वाकई पुलिस को यहाँ ले आया तो वो क्या कर सकेगी। उसने अपने खदशात का इजहार शारिक के सामने भी कर दिया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, शारिक ने कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। उसने तकिया के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। कम से कम 6 आदमियों को मार कर ही किसी को आगे बढ़ने का मौका दूंगा। एक रिवाल्वर मेरे पास भी है और वो भी भरा हुआ। रदिया ने कहा, तुम्हारे पास रिवाल्वर? शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, रदिया ने सारी लाया। मेरे शोहर की इंतकाल के बाद ये रिवाल्वर उसके सामान से निकला था, जो मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। मेरा ख्याल है वो उसका सरकारी रिवाल्वर होगा, और जब वो डाकुओं से मुकाबले में हलाक हुआ तो सरकारी रिवाल्वर उसके पास मौजूद था, जो पुलिस ने जमा कर लिया था। ये रिवाल्वर तो उसके संदूक में रखा हुआ था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, सलमान जिस फितरत का आलमी था उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हो सकता है ये रिवाल्वर उसने दफ्तर से चुरा कर घर में छुपा रखा हो, या किसी मुजरिम से छीना हो जिसे सरकारी माल खाने में जमा कराने की बजाय अपने पास रख लिया हो। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। रदिया ने वैसेरी के नीचे से एक ट्रंक खींच रही जिसे ताला लगा हुआ था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई चाबियों का गुच्छा उठाकर एक चाबी मुंतजिम की और ताला पोल का संदूक का ढकना उठा दिया। वो रिवाल्वर कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था। रदिया ने दाल की तरफ बड़ी एहतियात से रिवाल्वर उठाया और शारिक के हाथ में थमा दिया। वो समेत एंडोजिन का छोटी नाल वाला रिवाल्वर था। उसकी चमक दमक से अंदाजा होता था कि बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। शारिक उसे उलट पलट कर देखता रहा। यह सरकारी रिवाल्वर नहीं था। अगर सरकारी रिवाल्वर होता तो इस पर नंबर जरूर लिखा होता। उसे समझने में देर न लगे कि सलमान में ये रिवाल्वर किसी मुजरिम से छीना होगा। वो तो रिवाल्वर का सेफ्टी कैच हटाकर रिवाल्वर को खोल लिया। उसके चैम्बर में 6 की 6 गोलियां भरी हुई थी। उसने चैम्बर बंद कर दिया। बहुत खूब रिवाल्वर है, शारिक बोला। इसे अब ट्रंक में बंद करने की बजाय किसी ऐसी जगह पर रखो जहां तुम आसानी से उठा सको, तो फिर इसे अपने पास ही रख लो, रदिया ने कहा। शारिक ने वो रिवाल्वर भी अपने तकिया के पीछे रख लिया। तुम शायद भूल गई हो कि हमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया, शारिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। उस खबीज की वजह से तो मैं वाकई खाना भूल गई थी, रदिया ने कहा। खाना खाने को तो अब दिल नहीं चाह रहा, अलबत्ता चाय बना लो। और हाँ, उस खबीज की वजह से ज्यादा परेशान मत होना, जो होगा देखा जाएगा, शारिक ने कहा। रदिया उठकर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई। शारिक मसहरी की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। रविया ने एक कप उसके हाथ में दे दिया और दूसरा खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गई। हैरत है, ये कमबख्त कहाँ गायब हो गया, रविया ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। उसका इशारा रफीक की तरफ था। कहीं भी गया हो, लेकिन अब यह बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो पुलिस के पास नहीं गया, शारिक ने कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? रविया ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा।
वो सुबह 10 बजे के करीब यहाँ आया था और अब 3 बज रहे हैं। शारिक ने जवाब दिया। अगर वो पुलिस के पास गया होता तो पुलिस अब तक हमारे खिलाफ कार्रवाई कर चुकी होती। रफीक यकीनन किसी और चक्कर में होगा। रविया कुछ कहना ही चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। बिना ख्याल है वो खबीस आ गया है। रविया उठकर खड़ी होगी। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाऊंगी। अगर उसने कोई आराम जिंदगी की तो मैं उसका गला घूंट दूंगी। इसके अलावा वो यहाँ क्या करने आएगा? शारिक बोला। रविया बाहर चली गई। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तकरीबन 2 मिनट बाद सेन में नस्वानी आवाजें सुनाई दी। तकरीबन 2 मिनट बाद सेन में औरतों की आवाजें सुनाई दी। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो समीना और शाह परी की आवाजें थी जो अंदर आ गई। रविया ने उनके लिए भी चाय बना ली। चाय पीने के दौरान शारिक ने उन दोनों को भी बता दिया कि उसका राज फाश चुका है। चाय पीने के दौरान शारिक ने उन दोनों को भी बता दिया कि उसका राज फाश हो चुका है। ओह, समीना चौंक गई। यूं तो तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, शारिक बोला। जिस शख्स को इस राज का पता चला है वो अपने आप को रजिया का आशिक कहता है और ये राज छुपाने के लिए रजिया से मामला तय करना चाहता है। ओह, मैं समझ गई। समीना ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा पड़ोसी रफीक तो नहीं जिसके बारे में तुम हमें पहले भी बता चुकी हो? हाँ वही है, रजिया ने कहा। तुम फिक्र मत करो, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। आने दो उसे, हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। उसके होश ना उड़ा दिए तो नाम बदल देना। उसके बाद वो लोग रफीक के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 4 बजे के लगभग रफीक आ गया। रविया ने उसे दूसरे कमरे में बिठाया था। उसके चंद सेकंड बाद ही समीना भी उस कमरे में आ गई। रफीक समीना को देखकर चौंक सा गया। समीना के होंठों पर बड़ी देर तरे मुस्कुराहट थी। वो रफीक के सामने वाली कुर्सी पर इस तरह आगे को झुककर बैठी थी कि रफीक के वाकई ही होश उड़ गए थे। समीना बातें करते करते उठकर रफीक वाले सोफे पर आ गई और जानबूझकर इस तरह बैठी कि उसका जिस्म रफीक के जिस्म को छू रहा था। रफीक अपने आप में सनसनीखेज सी कैफियत महसूस करने लगा। समीना ने आंख से रदिया को इशारा किया। वो बहाना बनाकर वहां से उठ गई। समीना सिरक कर रफीक के सांस लग गई और अपना एक हाथ पीछे से निकालकर रफीक के कंधे पर रख दिया। रफीक की अजीब हालत थी। वे कैसी लग रही हो रफीक साहब? समीना ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी, रफीक अखलाया। मेरे चेहरे को गौर से देखकर बताइए, पहले कभी देखा है मुझे? समीना बोली। कुछ जाना पहचाना सा लगता है, रफीक ने जवाब दिया। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। समीना उसके ऊपर झुक गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। मैं समीना हूँ, वही समीना जिसे जिले भर की पुलिस तलाश कर रही है। शारिक की साथी समीना? रफीक एक बार फिर अकलाया। हाँ वही समीना, समीना बोली, जिसे पूरे जिले की पुलिस तलाश कर रही है। वो कितनी आसानी से आपकी आगोश में आ गई। अब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। वो एक नमे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। मेरे और शारिक के बारे में पुलिस को इतला देकर या तो आप इनाम हासिल कर लीजिए और या जिंदगी के मजे लीजिए। मैं मौके के सामने हूँ। मैं ही नहीं, मेरी दूसरी साथी और नर्स रविया भी। हम तीनों आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, हमें पुलिस के हवाले करने की सूरत में आपको इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन हम 1-2 दिन से ज्यादा पुलिस की कस्टडी में नहीं रह सकेंगी और उसके बाद आपका जो अंजाम होगा उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अलबत्ता दूसरी सूरत में आप ऐश करेंगे, हम फैसला करना आपके हाथ में है। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, रफीक ने जवाब दिया। समीना की वादे दलील के बाद उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए थे। मैं दूसरा रास्ता पसंद करूंगा। अक्लमंद हैं आप, समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। रफीक बड़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। उसने अपना हाथ समीना की पुष्ट पर रख दिया। उसी लम्हे रदिया और शाहपरी कमरे में दाखिल हुई। समीना एक झटके से सीधी होकर बैठ गई। रफीक भी संभल गया। वो शाहपरी की तरफ देखने लगा। वो समीना और शाहपरी को कई रोज से यहाँ आते देख रहा था। वो दोनों हमेशा बुर्का और चादर ओढ़े होती थी। रफीक हर मर्तबा उनकी सिर्फ आंखें ही देख पाता था और उन आंखों ही से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो बहुत हसीन होंगी और अब वो दोनों उसके सामने मौजूद थी और उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा हसीन थी। रदिया तो उसे अब उनके सामने ईच नजर आने लगी थी और फिर मजे की बात यह थी तो उसके सामने समीना बैठी हुई थी जिसके नाम की दहशत पूरे शहर में फैली हुई थी। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। वही समीना आज अपने आप को उसके सुपुर्द कर रही थी। वो किसी मौके पर यह तो कह सकेगा कि वो समीना के हुस्नो शबाब से खेल चुका है। शाहपरी भी तमाम तर रोनाइयों के साथ उसके सामने खड़ी थी। समीना और शारिक के साथ ये नाम उसने पहली मर्तबा सुना था, लेकिन वो भी क़यामत थी। रदिया तो वाकई ही अब इन दोनों के सामने ही नजर आ रही थी, लेकिन उसके ख्याल में चटनी के तौर पर उसे भी इस्तेमाल कर लेने में कोई मजायका नहीं था। बात यह है रफीक साहब, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी हरकतों के लिए रदिया के ये क्वार्टर मुनासिब नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, इस तरह मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।